of a ball. Measurement of time for bouncing of a ball. Measurement of time for bouncing of a ball. ये बॉल अर्थ पर आ रही है, ये अर्थ सरफेस है, यहां उसने स्ट्राइक किया। सपोज यहां से यहां तक आने के लिए उसने एक समय ले लिया। सपोज समय लिया उसने टी, कितना टाइम लिया? एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जिस बॉल को आपने 10 फीट से छोड़ा था वो अर्थ सरफेस पे 5 सेंटीमीटर में पहुंची, 10 सेंटीमीटर में पहुंची, ये बन रह सकता है। ठीक है, मतलब ये टाइम प्राइमरी टाइम है कि पहली बार उसने स्ट्राइक जब किया तो कितना टाइम लिया। आफ्टर दिस यहां से रिबाउंड होगा, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी। यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए उसने टाइम लिया T1, कितना टाइम लिया? T1। तो यहां से यहां में कितना टाइम लेगी? T1 ही तो लेगी। तो दिमाग में रखो अच्छे से, बेस है, याद है? यहां से यहां आने में जितना टाइम लिया यहां से आने में उतना ही टाइम लेगी। यहां जितनी वेलोसिटी होगी यहां उतनी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? T1 होगा। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगी? नहीं लेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि उसमें टाइम था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आपको? क्या था बोलो? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S equals to ut plus of ऐसे हमें कन्वर्जन में आसान है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी, तो आगे प्रोसेस करेंगे खुद ही समझ जाओगे सेकंड। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पे पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी टोटल बॉल का जो S की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है। बॉल आपके पहले आप T कैलकुलेट कर रहे हो, वी वांट टू कैलकुलेट T, वैल्यू ऑफ T। यहां से यहां तक आने में ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? तो ये S की जगह क्या लिख दो? U की वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, बॉल छोड़ा था 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, प्लस 1/2। A की वैल्यू कितनी है? G। ये क्या है? किसमें? अभी आप यहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम यहां पर हैं। यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा? पहले सबसे पहले अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम T कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमने T1 लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है? T क्या है? यहां से यहां तक आने में लगा समय। बॉल को आपने छोड़ा तो जब वो जमीन पे स्ट्राइक किया वो वाला समय, समझ में आ रहा? अभी T का मेजरमेंट करेंगे, T के बेस पे T1 का करेंगे। कंफर्म? तो बताओ T की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी। ये क्या हो जाएगा? H equals to 1/2 gt स्क्वायर। ये हाइट का मेजरमेंट क्या है हमारे पास? gt स्क्वायर। तो या तो T अभी निकालो या तो आगे के लिए संभाल के रख लो। चलो इतना कर लो, याद है? ठीक है, पहले इतना नोट करो। नोट किया है? अब आपने जो निकाला था H1 की वैल्यू, ये वाली हाइट जो थी इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है? तो बताइए H1 इक्वल्स टू कितना होगा? H1 इक्वल्स टू क्या था? A स्क्वायर H। वेरी गुड। यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है? और H1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या इसी कॉन्सेप्ट से? H1 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सोचो जरा, सोचो। किया सबने? देखो बेटा, हमने T कैलकुलेट कर लिया। T मतलब यहां से यहां आने में कितना समय लगा। अभी आप क्या कर रहे हो? यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो।
इसकी वैल्यू T1। मैं इस फॉर्मूले में H1 की वैल्यू रख देता हूँ। H1 की वैल्यू कितनी है बोलो? हाफ GT1 स्क्वायर हाफ GT1 स्क्वायर GT1 स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है? हाफ GT स्क्वायर GT स्क्वायर 1/2G 1/2G कैंसिल हो जाएगा। कंफर्म? यस सर जो बच गया T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो T1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो T1 इक्वल्स टू कितना हो गया? ET। सभी का आया था ऐसा? नहीं आया समझ में? ये T1 क्या निकला बेटो? बॉल को यहां से यहां तक जाने में लगा समय, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है कि बॉल यहां से यहां वापस भी आएगा, क्योंकि ये टोटल टाइम कितना है? 2T1 है। नहीं है समझ में? यहां से यहां तक जाने का समय T1 है और वापस आने का समय फिर T1 है। मतलब टोटल टाइम कितना हुआ? 2T1 है। टाइम ऑफ फ्लाइट यदि पूछता है तो 2T1। चलिए, तो आपने T1 कैलकुलेट कर लिया, तो क्या आप मुझे T2 बता सकते हैं? आप T2 कितना होगा? मतलब यहां से बॉल जो जाएगा यहां से इतना जो जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं, यहां से यहां तक जाने में। वेरी गुड। T2 इक्वल्स टू ET1 होगा। तो T2 इक्वल्स टू T1 की वैल्यू कितनी है? ET। इसका मतलब है T2 इक्वल्स टू कितना होगा? A स्क्वायर T। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं T3 कितना होगा? पक्का? T3 होगा A क्यूब T। तो बता सकते हैं कि Tn कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड। T कंफर्म? लेकिन ये जो टाइम था ये तो आपने आधा आधा ही निकाला, इतना वाला इधर का छोड़ते चले गए थे ना। अगर कंप्लीट टाइम निकालना है एंड रिबाउंड के बाद तो उसमें 2 लगाना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैलकुलेट क्या कर रहे थे? लिख लो टाइम टेकन बाय बॉल आफ्टर एंड रिबाउंड। लिख लो टाइम टेकन बाय बॉल आफ्टर एंड रिबाउंड। टाइम टेकन बाय बॉल आफ्टर एंड रिबाउंड to reach the top, to reach the top, to reach the top, to reach the top, Tn equals to Tnt। ये टॉप पे रीच करने वाला टाइम था, ठीक है, ये टॉप पे रीच करने वाला टाइम था, ठीक है। अब लिखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी आर स्टडिंग अबाउट बाउंसिंग लॉ। इसमें हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, इसमें हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, और वी आर वर्किंग ऑन टाइम। हमने यहाँ पे लास्ट डेरिवेशन किया था Tn इक्वल्स टू En रूट 2h अपॉन g। यहाँ पे Tn क्या था? ये जो बॉल ने बाउंस किया किस पर? सरफेस पर। यहां से पहला रिबाउंड, यहां से यहां तक जाने के लिए, मतलब टाइम टेकन बाय बॉल to reach the top after first rebound is known as T1। इसके बाद इस पे डिस्कशन मैंने नहीं किया क्योंकि उतनी वैल्यू होगी। इसके बाद टाइम टेकन ऑफ बॉल टू रीच द टॉप आफ्टर सेकंड रिबाउंड T2। बात समझ में आ रही? इसके बाद इसको हमने ले लिया फिलहाल, क्योंकि T2 की वैल्यू तो निकाल चुके ना ऑलरेडी। T2 यहाँ है तो T2 यहाँ भी होगा, जितनी देर में ऊपर गई उतनी देर में तो नीचे आएगी। इसी प्रकार से चलता रहेगा। नहीं हो गया एंड रिबाउंड के लिए Tn होगा यहाँ पे टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द टॉप आफ्टर एंड रिबाउंड। उसका फॉर्मूला कि मैंने इस गेम को ऐसा छोड़ा, मैंने बॉल को ऐसा छोड़ा,
फर्स्ट रिबाउंड, सेकंड रिबाउंड, थर्ड रिबाउंड, फोर्थ रिबाउंड के बाद जब फिफ्थ रिबाउंड होगा तब फिफ्थ रिबाउंड के लिए वो टाइम कितना लेंगे, मतलब नीचे से ऊपर आने में टाइम कितना लेंगे उसका फॉर्मूला है। बोलते हैं कितने टप्पे लगे, 5वां टप्पा मतलब n की वैल्यू 5, 7वां टप्पा मतलब n की वैल्यू 7। इज इट क्लियर? इसका फॉर्मूला निकाला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बॉल रेस्ट तक जाने के लिए कितना टाइम लेगी। बात को समझे, मैंने बॉल को छोड़ा, बॉल ने फर्स्ट रिबाउंड, सेकंड रिबाउंड, धीरे धीरे हाइट कम होती जाएगी, फर्स्ट रिबाउंड, सेकंड रिबाउंड, थर्ड रिबाउंड, ऐसा चलेगा और एक कंडीशन में रेस्ट पे आएगी। बॉल टोटल रेस्ट पे जाने के लिए कितना टाइम लेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है यहां तक? तो अपन इसको देखिए गौर से। बॉल यहां पे, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लेगी, टी। क्लास में सभी? बॉल ने यहां से आने तक के लिए टाइम कितना लिया, यहां से यहां तक टाइम कितना है, यहां से यहां तक टाइम क्या होगा, जितना ऊपर जाने में उतना नीचे आने में। यहाँ कितना है, T2, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना है, T4 चलेगा सब, और फाइनली Tn तक चलेगा। कंप्लीट रेस्ट पे जब जाके बॉल रुक जाएगी, हाइट कम होती जाएगी। डायग्राम में मैंने उतना हाइट कम नहीं दिखाया, तो ध्यान रखना हाइट बहुत कम होती जाएगी। तो अब आ गया अगली हेडिंग का अगला फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर कमिंग एट रेस्ट, बिफोर कमिंग एट रेस्ट, बिफोर कमिंग एट रेस्ट। क्या इसे मैं कैपिटल T से डिनोट कर दूं टोटल टाइम को? तो टोटल टाइम जो होगा कितने टी, सारे टाइम का सम होगा। आप टाइम ऑफ फ्लाइट दो प्रकार की हो सकती है, क्योंकि कल मैंने हल्का सा पढ़ा के छोड़ दिया था। यहां से यहां तक आने का मतलब एक पूरे बाउंड्स का, एक बाउंड के फ्लाइट का टाइम 2t1 होगा या 2t2 होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा ना। तो कंप्लीट में क्या लिखें बोलो, टी की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2t1 तो इसकी वैल्यू होगी यहां से यहां तक। सबसे पहले टी जोड़ना पड़ेगा, यहां से यहां आने में कितना समय लगा, प्लस यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 2t1। समझ में आ रहा? अच्छा, यहां से यहां आने में कितना लगेगा, 2t3, 2t2 चलता रहेगा कहां तक, नहीं 2t। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, एक के लिए टाइम 2t1 है, लेकिन सब के लिए टाइम कितना। क्या समझ में आया? तो इस केस में टोटल कर दो सबका। क्या आपके पास t की वैल्यू है, इस कैपिटल टी तो निकाल है, स्मॉल t की वैल्यू क्या निकाली थी अपनी, याद करो। t इक्वल्स टू क्या था, √2x। अच्छा, t और t1 का रिलेशन क्या निकाला था, t1 इक्वल्स टू क्या था, et था, याद है? e क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बताता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, उसके नेचर का मेजरमेंट है। अब यहां पे जब बॉल ने टप्पा खाया पहला, ये बॉल यदि रबर का बॉल था, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ई की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन यही बॉल यदि एल्यूमिनियम बॉल है, गिरते से थोड़ा सा पिचक गया, थोड़ा सा उछला, ई की वैल्यू कम होगी। मतलब कि अगली बार वो कितना टाइम लेगा, यहाँ पे इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। वही फैक्टर तो डाला है ई यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में T1 के जगह आप क्या रख सकते हो, हम करना क्या चाह रहे हैं, सारी टर्म को T की टर्म में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये वाला टाइम दिया रहेगा, ये सब टाइम थोड़ी दिए रहेंगे। क्वेश्चन में इतना बोलेगा कि पहले बार में स्ट्राइक करते समय उसने 10 सेकंड का समय लिया, दूसरी बार में कितना लिया, तीसरी बार में कितना लिया, थोड़ी देगा आपको क्वेश्चन में। समझ रहे आप क्या कर रहे हैं, पहला वाला टाइम देगा, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, T। तो इसके लिए बाकी के जितने T1 T2 है उसको किसकी टर्म में लाना पड़ेगा, T की टर्म में लाना पड़ेगा।
तो सबको टी की टर्म में लिख लें, तो T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ET। T1 इक्वल्स टू क्या है? ET। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2 ET लिख सकता हूँ। T2 का क्या था, याद है आपको, निकाला था? वेरी गुड। क्या लिखेंगे बोलो? 2 E स्क्वायर T। अब T2 किसकी टर्म में कन्वर्ट हो रहा है? T की टर्म में। चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहां पे किसी पे डाउट? अब कुछ कॉमन दिख रहा हो तो उसको अपन निकाल सकते हैं। अपन इससे बाहर क्या निकालते हैं? T प्लस 2T बाहर निकाल लो। तो ये तो T का T रह गया, निकाल सकते थे, पर जिस डेरिवेशन का मतलब होता है हमारा डेस्टिनेशन हमको याद होना चाहिए कहां जाना है, क्योंकि हमको E के साथ E की वैल्यू अलग से दी रहेगी 2T। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या होगा? E प्लस बोलो E स्क्वायर प्लस E क्यूब। चलता रहेगा। एक सीरीज जनरेट हो गई। मैथ्स में सीरीज पढ़ी थी, आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीरीज आती है। आगे चल के बैंक रेलवे की तैयारी करनी है, किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम देने तो रीजनिंग तैयार करनी होती है, और रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? सीरीज। हालांकि मैथ्स में भी सीरीज होती है, लेकिन आजकल तो मैथ्स वालों के लिए सीरीज कंपलसरी नहीं है, हर सब्जेक्ट वाले को सीरीज आनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन देता है। अगर कोई आर्ट स्टूडेंट है उसको भी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये रहा फॉर्मूला। अब मुझे बताएं, इस सीरीज के लिए कोई आपके पास फॉर्मूला है? इसका सम कैसे निकालें? E प्लस E स्क्वायर प्लस E क्यूब, मतलब A प्लस A स्क्वायर प्लस A क्यूब प्लस लेके फाइनाइट करें। क्या है फॉर्मूला इसका? किसी को भी याद है? इसका फॉर्मूला होता है A माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R। E माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R। R होता है कॉमन रेशियो, मतलब इनके बीच में कितना कॉमन रेशियो है, ठीक है? इससे निकाला जाता है सीरीज के फॉर्मूले, ठीक है? सीरीज का अलग अलग नेचर है, और अगर मैथ्स नहीं पता है किसी को तो जनरल लॉजिक से भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं उसी फॉर्मूले को पुट करने वाला हूं, T प्लस 2T। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं E प्लस E स्क्वायर प्लस E क्यूब, इसको आप क्या लिख सकते हैं? पहली टर्म क्या है बताओ मुझे? 1 प्लस, इसमें से T बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस बोले 2 E अपॉन 1 माइनस T होगा। तो T इक्वल्स टू T। बेटा बेसिकली क्या है, देखो 1 प्लस 2E अपॉन 1 माइनस E है ना? इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 माइनस E का मल्टीप्लिकेशन होगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या लिख दो बोलो? 1 माइनस E प्लस 2E, कितना सॉल्व हो जाएगा बोलो? T इक्वल्स टू स्मॉल t 1 E और 2E, कितना हो जाएगा? प्लस E अपॉन 1 माइनस E। ये रहा आपका टोटल टाइम का फॉर्मूला। आया समझ में? यस सर। किसका? 1 प्लस 2। यहाँ पे हाँ 1 के साथ में ये जो है, देखो अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2E से। ये क्या बनेगा? 2E अपॉन 1 माइनस E, सर ब्रैकेट अपने आप ही हटा दो। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। सर बट उसके इसमें भी तो 1 प्लस 2 इनटू ब्रैकेट में E बाय 1 माइनस E है ना? कहां पे? तो ये आपने क्या निकाला? ये तो बता रहे ना जी, कर दो। ये क्या किया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बिफोर कमिंग द रेस्ट। बॉल के रेस्ट होने के लिए मैंने, अब यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला आया है, यदि मेरे पास मैंने किसी बॉल को 10 मीटर से ड्रॉप किया, 10 मीटर से ड्रॉप किया, तो बॉल नीचे जाएगा, स्ट्राइक करेगा, फिर ऊपर आएगा, हाइट कम होगी, रिबाउंड होता रहेगा। मुझे नहीं मालूम कितने बार तक होगा, n टाइम्स होगा,
या बहुत ज्यादा होगा तो इन्फिनिटी तक होगा। हालांकि इन्फिनिटी तक नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक कब होगा जब इलास्टिक होगा। ध्यान रखना अगर ई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, उस केस में वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन के समय में वो रिबाउंड कितने बार करेगा? इनफाइनाइट टाइम। बाकी केसेस में वो n बार करेगा, तो उतने बार के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। जल्दी से नोट कर लें इसे। चलो एक एक काम पहले पूछ लूं मैं आपसे। व्हाट इज टी? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज स्मॉल टी? टाइम फॉर द टाइम जो लगा आपको पहला रिबाउंड होने के लिए, पहली बार बॉल को स्ट्राइक करने के लिए, मतलब बिफोर फर्स्ट कोलिजन, बिफोर फर्स्ट स्ट्राइक, बॉल ने जब टच किया था उस समय उसको कितना टाइम लगा? वो टाइम, जबकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। व्हाट इज ए? सबको याद हो गया होगा। क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्पिरेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, वैसे ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली, इन इलास्टिक कोलिजन है तो 0, बाकी का है तो 0 और 1 के बीच में क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब एक और क्वेश्चन है मेरा। टेनिस बॉल को मैंने नीचे ड्रॉप किया, ठीक है, और एक कपड़े के बॉल बना के ड्रॉप किया। ई की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? टेनिस बॉल की, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है। देखिए कोई मेटल बॉल होगा तो बहुत कम जंप करेगी, लकड़ी की बॉल बना लो बहुत कम जंप करेगी, तो उसमें ई की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। चलिए कंप्लीट किया इसे, कंटिन्यू करें इसके आगे। अपने नोट किया। नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट हेडिंग। टोटल, अब टाइम के बाद हम डिस्टेंस में काम कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस, नेक्स्ट हेडिंग डालें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग एट द रेस्ट, बिफोर कमिंग एट द रेस्ट, बिफोर कमिंग एट द रेस्ट। इसके पहले मैं आपको डिस्टेंस पे डिस्कस करूं, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कस कर देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? एक बड़ा सिंपल हो जाता है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हो गया तोता वाला कॉन्सेप्ट। समझाओ मुझे इसका मतलब क्या। कोई भी जिसको समझा रहा है बताइए, समझाना चाहता है, खड़ा होकर समझाइए। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ये पढ़ा हुआ है आपका। अच्छा, जैसे कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, और पापा ने नई बाइक दी है। ये मान लीजिए काली पुतली चौक पर घूमना शुरू किया बच्चे ने। अब नई गाड़ी थी, पेट्रोल की टंकी में पूरा था, यहां पहुंच गए, घूम फिर करके काले पुतले चौक से हनुमान चौक पहुंच गए, ठीक है। ये जो आपने पाथ ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस, ठीक है, सबसे लंबा रास्ता जो आपने तय किया, इसमें हर स्टेप पे डायरेक्शन तो बदल रहा था, इसलिए स्केलर क्वांटिटी इसका कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि आप ए से बी तक जो डिस्टेंस आपने कितनी दूरी पर है, मैं आपसे पूछूं, मतलब एरियल डिस्टेंस में कह सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर यहां से देखो कितना है तो निकाल लेते हैं। क्या है सबसे छोटी दूरी होगी? तो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वैल्यू इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की वो सबसे छोटे वैल्यू हो सकती है, इसमें तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किधर जाएगी तभी मिलेगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी तिरछा किया तो मुझे घूम के आना पड़ेगा, तो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। मतलब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे डायरेक्शन का बताना जरूरी है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लास में सभी को क्लियर है? 100% नो। अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो बॉल है ये ऐसे होती है, फिर ऐसे रिबाउंड करती है। यही डायग्राम बना रहे थे।
लेकिन कल ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि ये टाइम लाइन में हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। बताया था कल, बॉल ने यहां स्ट्राइक किया और यहां पहुंचा, फिर बॉल वापस गई। ठीक है, बॉल ऐसे ऐसे हो रही है, आगे नहीं जा रही है, यहां पहुंची फिर वापस गई, फिर यहां पहुंची फिर वापस गई। ऐसे करते करते रेस्ट पर आ गई, यहां ऐसा करते करते रेस्ट पर आ गई। यहां से यहां तक का मान लीजिए जो हाइट है वो एच है, ये हाइट कितनी है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां पर थी और यहां है ना फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आया, वहीं तो गई बॉल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान था, जो हाइट थी वही डिस्प्लेसमेंट था। यहां पे बॉल थी, खूब कोने पर जाके वहीं पे रुक गई, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। नाउ द डिस्कशन अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है बॉल ने टोटल कितनी बार चली। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बॉल यहां थी, ऐसी आई, इसको कैलकुलेट करो, फिर ऐसे गई, इसको कैलकुलेट करो, फिर इसको कैलकुलेट करो, फिर इसे कैलकुलेट करो, फिर इसे कैलकुलेट करो, करते रहो। कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा ना। बॉल ने जितना रास्ता तय किया, भले वही किया पर रास्ता तो तय किया। ठीक है, डिस्टेंस का मेजरमेंट अलग चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आसान था, अब आते हैं डिस्टेंस। चलो हेडिंग क्या दिया मैंने आपको, टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग एट रेस्ट। तो अपन इसको फिर से टाइमलाइन वाला डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपन उसे समझ सकें। अब देखो टाइमलाइन बना लेते हैं, मतलब बॉल जैसी थी वैसे नहीं बना देंगे, पर ऐसे बनाते हैं। सरफेस पे स्ट्राइक किया, बॉल यहां से बाउंस किया, यहां पहुंची, फिर बाउंस किया, यहां पहुंची, चलता रहेगा ऐसा। यहां पे हाइट कितनी, यहां की हाइट कितनी मानी, h1। यहां भी कितनी होगी, यहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी, h3 h। चलता रहेगा कहां तक, 0 तक। ठीक है ना, हाइट कहां तक जाएगी, 0 तक। इस केस में टोटल हाइट कितनी होगी बताओ, डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब बताइए h प्लस 2h1। बॉल यहां से ऐसी गई है h1 और h1 वापस भी आई है, मतलब कितना हो जाएगा, 2h1 प्लस 2h2 प्लस क्या तक चलता है जब तक बॉल रेस्ट पे नहीं आ जाती, मतलब हाइट 0 नहीं होता। ठीक है, यहां तक क्या हमने इसके भी रिलेशन निकाले थे, h और h+1 के, आपको याद है h और h1 के बीच का रिलेशन निकाला था, क्या आया था, कर चुके हैं ना। हाइट का कैलकुलेशन बोलो कितना था, हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ gt। ना ये वाला रिलेशन पूछ रहा हूं, यहां क्या लिखो, ये h1 में कन्वर्ट करना है। वेरी गुड, h1 इक्वल्स टू h के टर्म में क्या होगा, e स्क्वायर, h2 इक्वल्स टू क्या निकाला था, फोर था, ये क्यूब था, डिसाइड करो। पक्का, बुढ़ापे का असर है, भूल जाते हो। जो भी भूल जाता है ना, मानता हूँ सीनियर सिटीजन हो गया है, रिटायर हो गया, पढ़ रहा है, उम्र का तकाजा है। जो भी बोलता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में भूलने वाला कोई फंक्शन नहीं है, अवॉइड करने वाला फंक्शन। आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपका ब्रेन उसको अनकॉन्शियस माइंड में डाल देगा, मतलब आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो उसको गोदाम में कबाड़ में डाल देता है। भूलता नहीं, डाटा पड़ा रहता है, ब्रेन कभी कुछ नहीं भूलता। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो भी भूलते हैं वो हमारा, हमने, इसका मतलब होता है हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बस इतनी सी बात। इस केस में इसको सॉल्व करते हैं, चलो बोलो क्या करें, क्या बाहर निकाल लें, h बाहर निकालेंगे प्लस 2, इसके पहले कन्वर्ट तो कर लो, वैल्यू तो पुट कर दो, s इक्वल्स टू h प्लस 2, क्या लिखो बोलो, e स्क्वायर h प्लस 2 e4h।
कंफर्म? फोर्स ऑफ मैरन सबको? अब बाहर निकालें। कॉमन क्या निकाल लें? h प्लस 2e स्क्वायर h यदि मैं बाहर करता हूं तो क्या क्या बच जाएगा? देखो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? 2e स्क्वायर बचेगा। हाँ आगे आगे कितना बचेगा? E4h बचेगा। आगे पता है तो लिखते जाए। इस केस में फिर से वही आ गया, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, इसमें 0 आ जाएगा तो मतलब अपॉन बोले 1 माइनस e स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना? चलो उसको आगे सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? h प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दें, या तो मल्टीप्लाई करें या तो कॉमन निकालें। इस बार h बाहर निकालते हैं। चलो h कितना बचा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन है बेटा, 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। और कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, इसका एलसीएम ले लो। h कितना हो जाएगा बोलो? 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर अपॉन, कुछ कट रहा है? e स्क्वायर है 2 स्क्वायर है, 1 प्लस बच जाएगा। h इस e स्क्वायर से 2 कटा, 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। टोटल distance traveled by the ball before coming at the rest। जल्दी प्रिंटर ऑन कर दो, सॉल्व करो। देखिए अब लेते हैं एवरेज स्पीड ऑफ बॉल। एवरेज स्पीड ऑफ बॉल, वर्ड पे गौर करना। अभी तक वेलोसिटी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब बॉल ने जो भी किया, यहां से ऐसे आई फिर वापस गई, कम ज्यादा स्पीड हो रही है। पहली बात तो सोचो, पहली स्ट्राइक के पहले सोचे यहां पे कुछ और वेलोसिटी थी, यहां कुछ और थी, यहां थी, हर जगह बदल रही थी ना। फिर बाद में डायरेक्शन पे बदल गया था, फिर वापस आई थी, तो डायरेक्शन पे बदल रहा है, मैग्नीट्यूड पे बदल रहा है। ठीक है, इस सब का एवरेज कितना होगा? जैसे कि मुझे क्लास का परफॉर्मेंस चेक करना, समझे इस बात को, एवरेज का किस काम आता है? तो एक तो तरीका होगा ये, जैसे मुझे क्लास का परफॉर्मेंस चेक करना है कि क्लास में कैसी प्रोग्रेस हो रही है। तो किसी का 80% बनेगा, किसी का 60% बनेगा, किसी का 75 बनेगा, किसी का 50 बनेगा, कोई फेल भी हो जाएगा। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हुआ ना। क्लास का परफॉर्मेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबके परसेंटेज का सम निकाल करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इस क्लास का परफॉर्मेंस क्या है। वो आपका अकेले का नहीं होगा, किसका होगा? क्लास का परफॉर्मेंस। वैसे बॉल ने एक तो हर मोमेंट पे अपना स्पीड बदला है। अब हमें पता करना है टोटल जो ये इवेंट हुआ, रिलीज करने से लेकर के रेस्ट करने के बीच में जो इवेंट घटा है, जो प्रोसेस हुई है, उसमें एवरेज स्पीड क्या थी, ये कर सकते। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए बताओ मुझे, आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको लिख देता हूं, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन, बहुत मुश्किल तो नहीं है। टोटल डिस्टेंस क्या आप कैलकुलेट कर चुके हैं? क्या टोटल टाइम आप कैलकुलेट कर चुके हैं? तो देरी किस बात की बताओ कितना? दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं।
टोटल डिस्टेंस भी टोटल टाइम भी सॉल्व करके फाइनल आंसर दीजिए। पूरा निकालना है सर। अरे नहीं, बस ये दोनों की वैल्यू तो रखो। टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था? एट 1 प्लस e 1 + e² अपॉन 1 माइनस और टोटल टाइम कितना निकाला था? √2h/g वेरी गुड। √2h/g 1 + e अपॉन हो गया। इसको सॉल्व करके दीजिए मुझे। ये तो कर सकते हैं ना? एक स्टेप में और कर देता हूं आपकी हेल्प की, तो डायरेक्शन मिल जाएगा। मैं इस रूट के अंदर इस टर्म को लेके आ रहा हूं, ध्यान से देना। इस टर्म के अंदर इसको लेके आ रहा हूं, मतलब रूट पूरा कर दे रहा हूं, ठीक है? रूट पूरा हो गया तो h² हो जाएगा। इसको मुझे रूट पे लाना है, h² लिखूंगा विथ योर परमिशन अपॉन 2h अपॉन g। ये जी ऊपर जाएगा, लिख दो डायरेक्टली कि अलग से करूं, समझ लेना। और ये s से h कैंसिल हो गया, बचा कितना? √2gh अपॉन 2 बचा। और ये कितना था? 1 + e अपॉन 1 माइनस e। बात समझ में आई? ये तो अपने दोनों को लेना, ये बचा हुआ है सॉल्व करने का। क्या आता है? 1 + e² अपॉन 1 माइनस e²। इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 1 + e अपॉन 1 माइनस e। यस, ये सॉल्व कर दिया। इस सेक्शन को सॉल्व करना आपके लिए आसान है। शुक्र से कुछ चीज दिख रही है आपको जो ऐसा हो सकता है? कैसे सॉल्व करोगे? सोचो। +e²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना बेटा। 1² माइनस e² लिख सकता हूं इस टर्म को। अगर इसको मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 + e 1 माइनस e। किसी को तकलीफ? अब इसको लेके जाऊंगा तो डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू क्या लिख दो बोलो मैं 1 माइनस e अपॉन। किसी को डाउट? कुछ कट रहा है? ठीक है, ये वाली टर्म रखी हुई है, ध्यान रखना। मैंने बस उतना सॉल्व करा है, तब उसको छोड़ो। अब तो लिख सकते हो। अब क्या लिखते हैं? 1 + अपॉन 1 + e का होल स्क्वायर। 2 बार है। ये थी कोई डाउट? 1 + e² -1। देखो ये जो था ना, इसमें मैंने स्क्वायर इमेजिन किया। ये a² - b² हो गया। इसका एक्सपेंशन a + b और a - b होगा। इसको मैंने क्या लिखा है? a + b a - b 1 + e 1 - e। यहां तक e सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये टर्म उल्टी हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 - e अपॉन 1 + e। कट गया तो 1 - e से 1 - e कट गया। बाकी करे मैं नहीं आया। आया? यस सर।
आया पर क्या आया? एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। क्या आई? एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। कब से कब तक? रिलीज होने से लेकर के रेस्ट क्या है। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ठीक, राइट। हाँ, अब बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अभी एवरेज स्पीड निकाली ना, ये क्या थी? स्पीड वाला कॉन्सेप्ट था, टोटल डिस्टेंस लिखा था ना। वेलोसिटी के लिए क्या लिखूंगा? लिख दो एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट समझाया था मैंने कि आपको कितना आया था? ऐसे ही तो था। बॉल ने ऐसे किया, फिर वापस गई, ऐसे ऐसे करके बॉल रेस्ट पे आ गई। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही था ना। कितना आएगा इसकी वैल्यू? h। और टोटल टाइम तो आपको पता है कितना है, अभी तो लिखा था ये मालूम। क्या हो जाएगा? रूट 2h अपॉन g 1 प्लस e अपॉन, ये रहा टोटल टाइम, ये लिखा हुआ है आपके पास। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जल्दी करो, सिंपल है। अभी से मेरी हेल्प करो, रूट को सॉल्व कर लो, बाकी तो सॉल्व ही कर लो। वही करो, इसको रूट में ले आओ। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2h अपॉन g लिख सकता हूं, और ये डिविजन में इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, ऐसे स्क्वायर कट जाएगा। Average velocity of the ball, root gh, जस्ट मिनट बेटा, ये जी ऊपर करो, ये नीचे ना, जी ऊपर गया, रूट gh अपॉन 2 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। किसी को पूछना है इसमें, किसी स्टेप पे कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। एक बार ध्यान रखना, अगर कोई प्राइमरी स्टेप पे भी डाउट है, यू कैन आस्क। थोड़ा डांट खाओ के, लेकिन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि डांट भी प्रसाद होती है जो फायदा करती है। ठीक है, तो उसमें मैं खुद क्लास में ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता था, इसलिए मुझे क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्ला करने वालों से प्रॉब्लम, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। अगर समझते में कोई डाउट रहा, यू कैन आस्क। जब मैं था, मैं क्वेश्चन करता था, एक बार क्वेश्चन करता था, टीचर मुस्कुरा के जवाब देते थे, दूसरी बार क्वेश्चन करता था, थोड़ा सा आग दिखा के जवाब देते थे, तीसरी बार क्वेश्चन करता था, मुंह बना के जवाब देते थे, चौथी बार क्वेश्चन करता था, डांट के बिठा देते थे, थोड़ी देर बाद में फिर क्वेश्चन करता था, फिर मुस्कुरा के ही जवाब देते थे। इज इट क्लियर? तो ये अप्रोच होना चाहिए। लाइफ का फंडा है, खाने में और पढ़ने में शर्म मत करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।